हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से एक जो है जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके रेलवे एंड ग्रुप डी, UPSI जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, लेखपाल का और UP SSSC का जो PET एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यही एक सपोर्ट होता है जो आप लोग हमें करते हैं और आपका ये सपोर्ट हमको मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए और अपनी मस्ती के साथ पढ़ाई करिए बिना टेंशन के, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है ना। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को और आज का आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। तो दोस्तों, चलिए एंजॉय के साथ में, मस्ती के साथ में शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के पहले क्वेश्चन की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन है और दोस्तों, मेरे दोस्तों, आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी के समीप विकसित हुई है, तो इसीलिए इसको जो है नाम दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, सिंधु नदी के कारण, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए कि जो सैंधव स्थल में जो खनन से जो उसमें जो मोहरें प्राप्त हुई थी, तो उसमें जो है किस पशु का चित्र जो है अंकित है, शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। तो फ्रेंड्स, और अगर आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुना है ऑप्शन नंबर 3 बैल, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। उसमें जो है किसका अंक है, बैल यानी कि ऑक्स का, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। और अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो बहुत अच्छे दोस्तों, और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अपने नगर नियोजन के लिए, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए, अपने नगर नियोजन के लिए। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर A आया है, बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे वीडियो के अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो दोस्तों, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, तो इनमें से जो है बताना है आपको कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, लोथल। लोथल है ये जो है भारत में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका सही हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अब आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी। ये क्वेश्चन आपको हिंदी में भी काफ़ी हेल्प देगा। ठीक है, हिंदी पोर्शन में भी जो आपका दिल्ली हेड पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई परीक्षा जैसी परीक्षाएं हैं, लेखपाल, पीईटी परीक्षा, ये जो परीक्षाएं हैं तो इनमें ये प्रश्न आपकी बहुत हेल्प करेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या कितनी है, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बताइए कि अब आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स जो है पुराणों की संख्या है 18। अष्ट 10 इसको भी कह के मिल जाएगा आपको हिंदी में। अष्ट 10, अष्ट यानी कि 8, 10 यानी कि 10, अष्ट 10 यानी कि 18। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो देखिए वैदिक धर्म के जो लोग थे वो किसकी उपासना करते थे, सिंपल सा इसमें पूछा गया घुमा के। तो बताइए कि वैदिक धर्म के जो लोग थे वो किसकी उपासना करते थे, प्राकृतिक, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति। तो क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, और जब आप लोगों ने कंपटीशन की तैयारी शुरू करना कंपटीशन की तैयारी करना स्टार्ट किया होगा, तभी से आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा कि जो वैदिक धर्म के जो प्रमुख लक्षण थे, यानी कि जो वैदिक धर्म के लोग थे वो किसकी उपासना करते थे, प्रकृति की। ठीक है, तो इसलिए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे कौन से देवता हैं कि जिनके लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। आपके ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम। तो अब आप हमको बताएंगे कि आपके क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो वेरी गुड फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इंद्र, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। भगवान इंद्र देव जी के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो एक पुस्तक है शुल्ब सूत्र, तो इसका विषय क्या है, ज्यामिति, ज्योतिषी, गणित या खगोल। तो बताइए कि शुल्ब सूत्र पुस्तक का विषय क्या है, इसका जो है संबंध किस विषय से है। तो फ्रेंड्स ये है ज्योमेट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका सही हो जाएगा। आपके क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। तो ये जो है जो शब्द है तो ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, चलिए कहीं कहीं आपको सिर्फ इतना ही दे दिया जाएगा कि अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, इसमें आपको पूरा दे दिया गया है। तो आप बताइए कि ये जो है ये कहाँ से लिया गया, उपनिषद से लिया गया है, वेदांग से, महाकाव्य से या पुराण से। तो अब आप बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उपनिषद, ठीक है, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि उपनिषद, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ये लिया गया है उपनिषद से। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा उपनिषद। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आर्य भारत से किस दर्रे से होकर आए थे, वो तो खैबर दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कि आर्य भारत में आए और सर्वप्रथम बसे, तो कहाँ बसे थे, ये ऑप्शन से बताइए कि आर्य भारत में आए और सबसे पहले कहाँ बसे।
तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बसे थे सबसे पहले पंजाब में, आर्य भारत में आए थे और सबसे पहले बसे थे पंजाब में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो है योग प्रवर्तक के जो है प्रवर्तक यानी कि प्रतिपादक कौन है। अब आप लोगों को बताना है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उलूक कड़द, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ये है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक। यूनिक सा क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? अच्छा प्रश्न है। चलिए अब हम कुछ प्रतिपादक से ही संबंधित प्रश्न डिस्कस कर लेंगे। तो बताइए कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी, बादरायण, कपिल या गौतम? तो फ्रेंड देखिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक जैमिनी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। जो मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं ये हैं जैमिनी, तो ऑप्शन नंबर एक आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, जैमिनी। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। चलिए अब आप लोग बताइए कि वेदांत और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक। अभी हमने डिस्कस किया है जो है, चलिए फिर से देख लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा, और अब आप बताइए कि वेदांत और या उत्तर मीमांसा, तो इसके प्रतिपादक बताना है आपको कौन है। तो फ्रेंड्स इसके हैं बादरायण जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही हो जाएगा, बादरायण, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी कुछ भी बोल लीजिए, बस आंसर सही कीजिए आप लोग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो ऋग मंडल का ऐसा कौन सा कौन सा मंडल है, ठीक है, जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है। आपके ऑप्शंस हैं 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा कि ऋग मंडल का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। और ये हमको आपको चॉइस देते हैं कि इन दो में से आपका एक राइट आंसर है। तो अब बताएं आप लोग कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 9वां मंडल, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ऋग मंडल का जो है 9वां मंडल यानी कि 9th मंडल जो है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है, ठीक है, किसको? सोम को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। देखिए जो साक्ष्य मिले हैं, जो प्रूफ मिले हैं, ठीक है, तो उनसे ये तो प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। लेकिन ये नहर जो है खोदी कहाँ गई थी ये बताना है आपको। अंग में, वंग में, कलिंग में या मगध में। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। ये कहाँ खोदी गई थी? तो ये खोदी गई थी कलिंग में। तो ऑप्शन नंबर 3 जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। तो ऐसा कौन सा पहला ईरानी शासक था जिसने कि भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था? सही आप लोग। तो फ्रेंड्स ये था डेरियस, ठीक है। कौन था? डेरियस। ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पिछले पार्ट से कंप्लीट कराई थी कि जो है
पहला विदेशी आक्रमण किया गया था ईरानियों द्वारा, और पहला ईरानी था कौन? ये था डेरियस, ठीक है। और ये ऐसा था जिसने कि भारत के कुछ भागों को अपने अधीन भी कर लिया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है कि मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो जो मगध के राजा थे तो अजातशत्रु, तो इनका जो है सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो ये अब ऑप्शन हैं आपके, अब बताइए। चलिए ये दो ऑप्शंस तो बेकार के ही हैं, ठीक है। तो इन दो में से बताइए कि आपका एक राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये था वैशाली। वैशाली के साथ इनकी सदैव जो है अनबन रही, इसलिए आपके इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि इसको वज्र संघ भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो अब आप बताइए कि नंद वंश का अंतिम जो है सम्राट कौन था? अंतिम शासक, अंतिम राजा, अंतिम सम्राट कौन था नंद वंश का? तो ये हैं आपके ऑप्शंस, महापद्मानंद, घनानंद, कालाशोक, या इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि घनानंद। देखिए घनानंद की हत्या कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। फिर उसके बाद में मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो इसलिए घनानंद की मृत्यु की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये जो है अंतिम शासक थे नंद वंश के। तो ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए तो अब आपको बताना है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ। तो दोस्तों अब आप हमको बताइए कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ या कब हुआ। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 600 ईसा पूर्व, ठीक है। 600 ईसा पूर्व यानी कि 600 BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। फुल फॉर्म होता है ईसा पूर्व BC, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका सही हो जाएगा 600 ईसा पूर्व की, तब जो है भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ था। चलिए अब आपको बताना है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करा दिया था कि उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, सब क्लियर करवाया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो भी देख लीजिए। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर, बोध गया। बोध गया, ठीक है। बोध गया में जो है सिद्धार्थ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, सारनाथ में पहला वचन दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहता है? अभी मैंने आपको क्या बताया कि सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला प्रवचन दिया था, तो इसे कहा क्या गया? चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स जो सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध जी द्वारा जो प्रवचन दिया गया था, इसे बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जिनका भी सही है, जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो जो है बौद्ध धर्म के समाज ने जो है किस पर जो है किन के निम्न वर्गों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था बौद्ध धर्म ने? तो फ्रेंड्स आई थिंक अब आप लोगों ने सारे ऑप्शन सही से देख लिए होंगे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि महिला और शूद्र, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये डाला था महिलाओं और शूद्रों पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ।
तो अब आप बताइए कि बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है। देखिए भगवान बुद्ध जी से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। इनकी मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो है जो इनकी जो कांग्रेस की जो इनकी जो अधिवेशंस हुए हैं, ठीक है, संगीतियाँ हुई हैं, तो ये भी कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, तो ये भी आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब बताइए कि बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है। घोड़ा, हाथी, बैल या भेड़। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। बुद्ध के ग्रह त्याग का जो प्रतीक है ये है घोड़ा यानी कि हॉर्स। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में या गया में। तो अब आप लोग बताइए कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वैशाली में, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। यहाँ पे गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वैशाली में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अब आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न है कि सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है। तो सबसे पहले शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, बताइए। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं और अब बताना है आपको इस प्रश्न का राइट आंसर कि सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागार्जुन। ये है नागार्जुन जी। ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें से हो जाएगा नागार्जुन, ठीक है ना। चलिए आपका अगला प्रश्न है, काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है ये तो। चलिए थोड़ा पेज अप हो गया, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। यस फ्रेंड्स ये प्रश्न है आपका कि महावीर का मूल नाम था। तो महावीर जी का मूल नाम क्या था। सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। और अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वर्धमान, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये वर्धमान था महावीर का मूल नाम। ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वर्धमान, ठीक है। चलिए ले चलते हैं आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किसे जो है एशिया की रोशनी कहते हैं। तो किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, मौत्सेंग तुंग को या अकबर को। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इंग्लिश होगी आपके पास तो इसको आपने 12th में पढ़ा होगा, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। मेरे टीचर थे माधवराम सर जी, बहुत अच्छा पढ़ाते थे सच में। अगर मैं किसी को मिस करता हूं तो वो वही टीचर जिनको मैं ज़्यादा मिस करता हूं। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो अब बताइए कि किसे जो है एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा गांधी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। महात्मा गांधी को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी कहते हैं। सॉरी गौतम बुद्ध, सॉरी गौतम बुद्ध को बोलते हैं। वो सेम क्वेश्चन दिख रहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गौतम बुद्ध को, ठीक है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहते हैं। चलिए और इन्हीं पे बेस्ड है वो वाली स्टोरी 12th की। चलिए आपका दोस्तों अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने या राष्ट्रकूटों ने। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। और अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चालुक्यों ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था, चालुक्यों ने, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि नागार्जुन कौन था।
तो नागार्जुन कौन था? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं और अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि नागार्जुन कौन था। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बौद्ध दार्शनिक, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका जो नागार्जुन था ये था बौद्ध दार्शनिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसने आरंभ किया? तो भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? कनिष्क, अशोक, हर्ष या फाहान? तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। कनिष्क द्वारा भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट का आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं? तो अब आप बताइए कि निम्नलिखित में से किसने जो है सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्य ने, कुषाण शासकों ने या शुंगों ने? तो फ्रेंड्स आपके 32nd क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मौर्यों ने, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी मौर्य वंशियों ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसमें से हो जाएगा मौर्य ने। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो अब आपको बताना है कि चरक और अर्जुन किसके दरबारी थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त? तो अब बताइए कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कनिष्क, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ये थे कनिष्क के दरबारी। किसके? कनिष्क के। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका सही हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा से हुआ? आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कमेंट के लिए नहीं दिए हैं, चलिए भी जल्दी दे रहा हूँ। बताइए कि फ्रेंड्स कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? शक संवत, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय पांचांग भी इसी पे आधारित है शक संवत का, और ये जो है हुआ था किसके शासनकाल में? तो ये हुआ था कनिष्क किसके शासनकाल में? ठीक है, कनिष्क के। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका सही हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में या बर्मा में? तो बताइए फ्रेंड्स कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स आपके 35 क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाकिस्तान, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये है पाकिस्तान में। एक आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था। तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल? तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, खारवेल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो अब बात हुई कुषाण काल की, तो बताइए कि सबसे अधिक विकास जो है कुषाण काल में किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म के क्षेत्र में, कला में, साहित्य में या वास्तुकला में? तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी यानी कि वास्तुकला, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि सम्रांगण सूत्राधार का विषय है। तो सम्रांगण सूत्राधार का क्या विषय है? ऑप्शन है ये, आप बताइए। काफ़ी यूनिक सा क्वेश्चन है और आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
स्थापत्य शास्त्र, ये जो है सम्रांगण सूत्राधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर 1 जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि ऐहोल का लाड़खां मंदिर किस देवता को समर्पित। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐहोल का लाड़खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, विष्णु, सूर्य। तो फ्रेंड्स ये समर्पित है सूर्य देवता को। ठीक है, किसको? सूर्य देवता को। ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो आप बताइए आप लोग कि कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास जो है किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या हर्षवर्धन। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है यानी कि किस धर्म से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बौद्ध धर्म, ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। इससे बौद्ध, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, तो बताइए कि जो विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त में प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा विश्वविद्यालय था? ऑप्शन है आपके कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी। तो फ्रेंड देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय था ना, ये नालंदा विश्वविद्यालय ये जो है उत्तर गुप्त युग में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा, नालंदा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या भानुगुप्त। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4, भानुगुप्त। यह संबंध है किससे? भानुगुप्त से। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आपका दोस्तों अगला काफी सिंपल सा प्रश्न है कि फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फहान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए तो आपका दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारत में पहला आक्रमणकारी था तो कुतुबुद्दीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गोरी। तो इनमें से बताइए कि भारत में पहला आक्रमणकारी कौन था? तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम था ये भारत में पहला जो है आक्रमणकारी था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो अब आप लोग बताइए कि जो जगन्नाथ मंदिर है वो किस राज्य में है? बंगाल, उड़ीसा, केरल या उत्तर प्रदेश। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है अगर आपने चुना है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, ये है उड़ीसा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है ना। चलिए आपका दोस्तों अगला प्रश्न है कि अजय पाल संस्थापक थे। तो अजय पाल किसके संस्थापक थे? अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के या चित्तौड़गढ़ के। तो वेल डन फ्रेंड्स, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अजमेर के। जो अजय पाल थे ये कहाँ के संस्थापक थे? तो ये थे अजमेर के। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें से हो जाएगा अजमेर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात हैं? दोस्तों भोज, परमार, सिंधुराज, मिहिर भोज या मुंज। तो ये भी काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है और इसका भी आंसर आप लोग हमको देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है,
कि जो है कौन जो है कविराज के नाम से प्रख्यात है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका टीचर शिवम कुमार, ठीक है, मिलता हूँ आपसे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। टेक केयर।